जी अस्सलाम वालेकुम। कैप 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 5। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। डाटा गवर्नेंस से रिलेट करता है। ये पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी डाटा गवर्नेंस से ही रिलेटेड है। फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव लेंथी है, आज हम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे इसको, ठीक है। तकरीबन 50% के करीब आज हम ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स आपको कल मिलेंगे, इसीलिए आज या आज रात को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड करने हैं, तो इसीलिए आज के लेक्चर में जो भी वाइट बोर्ड के ऊपर मटेरियल लिखा जाएगा वो आप अपने पास नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन कर सकें और कल के क्विज में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है जी। सबसे पहले आपको पता है लेक्चर का आगाज़ हमारा प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ हमने सीखा उसके क्विज से होता है। क्विज का लिंक शेयर कर दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप में, क्लिक कीजिए। आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड के बाद हमारा क्विज स्टार्ट हो जाएगा। चलिए जी। अच्छा, टॉपिक कौन सा था जिस पे ये क्विज बेस कर रहा है? कल का एथिकल कंसीडरेशंस। हाँ जी, CRN जरूर लिख लीजिएगा। सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं, छोटा सा क्विज है आज हमारा। क्वेश्चन ये रहा, जी फूड डिलीवरी सर्विस डाटा इकट्ठा कर रही है। नेचर ऑफ बिजनेस से हमें पता चलता है ना कि कौन सा डाटा इस बिजनेस के लिए जरूरी है प्रोवाइड करना और कौन सा डाटा जरूरी नहीं है। CNAC की कॉपी भी मांग रहा है फूड डिलीवरी सर्विस वाला, तो कौन सा एथिकल कंसर्न? ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी वायलेशन, प्राइवेसी, शाबाश, ठीक है। अच्छा, अगर कभी आप कोई एसेट्स बाय या सेल करें, फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल है आपने बाय किया, सेल किया, तो वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज है, वो आपसे CNAC की कॉपी मांगे या CNAC मांगे, क्या वो भी वायलेशन होगी? प्राइवेसी वायलेशन है। वो प्राइवेसी वायलेशन नहीं है, क्योंकि उस नेचर ऑफ बिजनेस के लिहाज से वो डाटा रेलिवेंट है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिहाज से, नेचर ऑफ एक्टिविटीज के लिहाज से डिसाइड करेंगे कि इस एक्टिविटी के लिए कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है, जरूरी है, और कौन सा डाटा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। ऑनलाइन रिटेलर कस्टमर का ब्राउजिंग डाटा तो एक्सेस कर रहा है, कस्टमर को बता नहीं रहा, तो सही कर रहा है। क्या कस्टमर को बताना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। तो कौन सी वाला वायलेशन? ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स की वायलेशन भी हो सकती है। एथिक्स की वायलेशन तो है ही है कि बताना चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स की वायलेशन भी है। कल हमने पढ़ा था ना, लीगल रिक्वायरमेंट्स में कुछ लॉस पढ़े थे हमने। यूएस का लॉ पढ़ा। यूएस में कौन सा लॉ था? और यूरोपियन कंट्रीज में कौन सा लॉ था? और पाकिस्तान में एक का। बिल्कुल करेक्ट। पेशेंट्स का हेल्थ डाटा स्टोर किया जा रहा है एक्सेल फाइल पे। अच्छा, हमें एक्सेल फाइल पे एतराज नहीं है,
हमें एतराज किस पे है? अनप्रोटेक्टेड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए इसको। हमें एतराज किसके ऊपर है? शेयर्ड ऑफिस कंप्यूटर के ऊपर रखा गया है, यानी वो कंप्यूटर बहुत से लोग शेयर करते हैं, ठीक है, वो किसी का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, यहाँ स्पेसिफिकली किसी को अलॉट नहीं किया गया, बहुत से लोग शेयर करते हैं, तो कोई भी पर्सन डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो इसमें कौन सा वाला प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? सिक्योरिटी ऑफ डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। नेक्स्ट, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस एक्ट डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सिटीज से, फेमस सिटी से, रूरल स्कूल से डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे, उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रॉब्लम्स, या दूसरा अगर आपने कोई भी असेसमेंट करनी है, क्या वो कंप्लीट असेसमेंट हो सकेगी? असेसमेंट नहीं हो सकेगी। आप इस रिजल्ट की बेस पे जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो रूरल एरियाज में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने जो डाटा यूज किया है उसमें आप फेयर नहीं थे, ठीक है, सिलेक्टेड डाटा आपने यूज किया, तो ये फेयरनेस के रिजल्ट को कंप्रोमाइज करता है। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियल कस्टमर फाइल को कॉपी करता है और एडवर्टाइजर्स को बेच देता है। बाज़ का तो वो आपको मैसेज आ रहे होते हैं कि जी पानी वाली टैंकी साफ करवा लें, हैं, इस तरह का मैसेज आता होता है ना, अभी वो कैसे हमारा नंबर उनके पास जाता है, ठीक है, वो इसी तरह डाटा चोरी होता है। तो ये कौन से वाला? पीका 2000 से। पीका एक्ट जो है वो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से रिलेट करता है। लास्ट क्वेश्चन, क्या ऑनलाइन एग्रीमेंट्स की कोई लीगल स्टैंडिंग, लीगल पोजीशनिंग होती है? मेरा तो ख्याल है कोई लीगल पोजीशनिंग नहीं होती। आपने कभी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर एग्रीमेंट आता है, टर्म्स एंड कंडीशन, एंड पे आप क्लिक कर देते हैं ओके, वो आपका क्लिक करना ऐसे ही है जैसे आपने किसी एग्रीमेंट को फिजिकली साइन किया, ठीक है, उसके भी बिल्कुल लीगल स्टेटस है। पाकिस्तान में कौन सा लॉ है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है, ऑनलाइन एग्रीमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है? एटीओ 2002। एटीओ किस चीज की एब्रीविएशन है, पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। चलिए अब चलते हैं हम अपनी क्लास आज के क्विज के टॉपर्स की तरफ। इधर डिस्प्ले नहीं आ रहा इधर जी। फर्स्ट पोजीशन किन की है? शाबाश। हाइब्रिड क्लास का डिस्प्ले नहीं आ रहा इधर। फर्स्ट पोजीशन किसकी है? शाबाश, हमारे हैं भाई प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, किधर गए हमारे टीए भाई? चलिए वो अभी प्राइज थोड़ी देर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सेकंड पोजीशन किन की है? सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। चलिए शाबाश जी। तो अब चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले प्रीवियस भाईजान किधर चले गए थे यार? ऐसे ना किया करें, थोड़ा मैनेज कर लिया करें, नेक टू नेक में चलना होता है जी। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। एक्सटर्नल और सेकेंडरी डाटा में कल भी हमने ये डिस्कस किया था। मेन डिफरेंस ये है कि अगर आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कंपनी से बाहर किसी भी सोर्स से, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी भी सोर्स से, वो होगा एक्सटर्नल।
और सेकेंडरी का मतलब है सेकंड हैंड। सेकेंडरी से याद रखिए सेकंड हैंड। अगर आप सेकंड हैंड डाटा यूज कर रहे हैं, सेकंड हैंड डाटा का मतलब क्या, डाटा ऑलरेडी किसी और पर्पस के लिए इकट्ठा हुआ, आप उसको बाद में किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। ठीक है। फर्ज कीजिए कि अगर हमने एक सिस्टम में, हमारा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, उसमें हमने जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि आज के दिन में कौन सी वाली प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुई, हम ये डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने वो पूरे दिन की सेल्स जो है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं। ऐसा ही है, अगर साल के एंड पे हम ये कैलकुलेट करने के लिए कि हमारे पूरे साल का रेवेन्यू क्या है, अब हम क्या करेंगे, उसी डाटा को जो डेली बेसिस वाला डाटा था उसको ऐड कर देंगे। डाटा वही है, लेकिन अब की बार पर्पस चेंज हो गया। अब हमारा पर्पस ये नहीं है कि कौन सी वाली प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, डाटा पुराने वाला ही है, लेकिन जो ओरिजिनेट, जो इकट्ठा किस पर्पस के लिए किया था, ताकि हमें टॉप सेलिंग प्रोडक्ट का पता चल जाए, उसी डाटा को जब आप किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। हालांकि है ये इंटरनल, पहले भी इंटरनल था, अब भी इंटरनल है। तो सेकेंडरी का मतलब क्या है कि आप ऐसा डाटा यूज करें जो किसी और पर्पस के लिए जनरेट किया गया था, लेकिन आप उस डाटा को किसी दूसरे पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं। क्लियर जी? ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए आप लोगों ने मुझे ये बताइए कि एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाया, उसमें अपना नंबर लिखा, वो नंबर आपने इसलिए लिखा था कि आपको कभी क्लास के बारे में, कॉलेज एक्टिविटीज के बारे में कम्युनिकेशन टाइमली होती रहे, प्राइमरी पर्पस यही था। अगर कॉलेज इस पर्पस के लिए डाटा को यूज करता है तो ये क्या है, ये प्राइमरी। लेकिन अगर कॉलेज उसी इंफॉर्मेशन को, यानी आपके मोबाइल नंबर को, कोई न्यू कोर्स लॉन्च हुआ फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट के लिए जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, किसी और कोर्स, किसी और चीज की एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करता है, तो फिर वो क्या होगा, वो फिर उस सेकेंडरी डाटा कहलाएगा उस वक्त, क्योंकि इनिशियली किसी और पर्पस के लिए यूज हुआ था और बाद में किसी और पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, पहला लेसन मुझे ये बताइए कि आपने जब कोई भी रिसर्च करनी है डाटा पे, कोई भी डाटा एनालिसिस परफॉर्म करना है, प्राइमरी डाटा को प्रेफर करना चाहिए कि सेकेंडरी को, प्राइमरी को। अगर डाटा आसानी से अवेलेबल हो जाए तो प्राइमरी को, लेकिन सम टाइम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको पता है रिसर्च करनी पड़ती है, वो इंटरव्यूज करने पड़ते हैं, वो क्या था, फोकस ग्रुप करना पड़ता है। तो अगर ये कॉस्टली हो, टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से आप को टाइम लगेगा, तो फिर उस सूरत में हम कोशिश करते हैं जो एग्जिस्टिंग, अगर कोई ऑलरेडी डाटा हमने किसी और पर्पस के लिए इकट्ठा किया है उसको यूज कर सकते हो, तो फिर उसकी बेस पर डिसीजन करते हैं। ठीक है। प्राइमरी डाटा का बेनिफिट है क्या, आपके स्पेसिफिक पर्पस के लिहाज से डाटा इकट्ठा हो रहा होगा, लेकिन इसके कुछ थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्ट लगेगी इसमें। क्लियर हो गई जी ये बात? शाबाश। और की क्वेश्चन जी? नेशनल साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल नॉर्मल गवर्नमेंट लेवल के लिए, हमारे लिए क्या है, पर्सनल लेवल पे पीका। ठीक है। और की क्वेश्चन? ठीक है। लेकिन आपको वो अमूमी तौर पे स्कोप के बारे में नहीं पूछेगा, आपको कंसेप्ट सिर्फ ये बता रहा है कि डाटा साइंस से रिलेटेड या डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, आपको उनका पता होना चाहिए कि अगर आप उसमें कोई ऐसी जो अनवांटेड एक्टिविटी करते हैं तो एथिक्स की वायलेशन तो हो सकता है, हो ही हो, साथ ही साथ हो सकता है लॉ की वायलेशन भी जी। लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन की हद तक, नाम की हद तक वो आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अब इसमें क्या क्या जुर्म होते हैं, उसकी क्या क्या सजाएं होती हैं, वो हमारे स्कोप से बाहर है। और की क्वेश्चन? शाबाश जी। एक मिनट, क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं हम, क्वेश्चन के अलावा कोई प्रॉब्लम? रोल नंबर जैसे 1 2 3 ये क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? रोल नंबर, जो रोल नंबर होते हैं 1 2 3, ये नंबर्स में है ना डाटा हमारा, इसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन?
देखें आप क्या कर रहे हैं, आप डिफरेंट एक्टिविटीज को लेके आप उसको देख रहे हैं कि ये किस वाले लॉ में फिट होता है। हालांकि मैंने आपसे क्या बताया, हमारे लिए सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि हमारे डाटा फील्ड से रिलेटेड कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है, बस इससे ज़्यादा इसके ऊपर ना सोचें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम होम असाइनमेंट की तरफ। मुझे बताइए होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट किए? शाबाश। चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पॉज कीजिएगा जी। अब स्टार्ट करते हैं आपकी होम असाइनमेंट की डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन 15, A tuition center in Rawalpindi collects students' names, phone number, and their parents' monthly income to improve service. Which part of this data collection raises an ethical privacy issue and why? जी, इसमें से कौन से वाला इशू? ये देखिए, क्या सारी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है? नहीं, स्टूडेंट्स नेम रेलिवेंट है क्या? ये इकट्ठा करना, बिल्कुल कलेक्ट करना चाहिए। फोन नंबर कलेक्ट करना चाहिए, इंफॉर्मेशन, और पेरेंट्स मंथली इनकम, क्या ये जरूरी है? ये आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? प्राइवेसी। ठीक है, और आपने अक्सर देखा होगा नॉर्मली जो आपके ये एडमिशन फॉर्म्स होते हैं उनमें मंथली इनकम भी समटाइम्स मेंशन होता है, हालांकि इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। मंथली इनकम की रेलिवेंस तब होती है जब कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर रहा हो, उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड चला आ रहा है कि उसमें फॉर्म में अक्सर फील्ड ऐड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16, लोकल ई कॉमर्स सेटअप इन फैसलाबाद ट्रैक्स। ई कॉमर्स स्टार्टअप क्या होता है? जो ऑनलाइन बाइंग, जब आप ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स, तो वो ई कॉमर्स सेटअप है। इन फैसलाबाद ट्रैक्स यूजर्स लोकेशन थ्रू इट्स ऐप बट डज नॉट इन्फॉर्म देम। यूजर की लोकेशन तो वो हासिल कर रहा है, इन्फॉर्म नहीं कर रहा। कौन सा वाला प्रिंसिपल वाइल? ट्रांसपेरेंसी। स्मॉल एनजीओ इन कोयटा स्टोर्स डोनर डिटेल्स, नेम्स, फोन नंबर, CNIC कॉपीज इन ए शेयर्ड गूगल ड्राइव फॉर फोल्डर विदाउट एनी पासवर्ड। सिक्योरिटी, करेक्ट। A recruitment agency in Lahore collects job application but ignores data from candidate who studies in smaller towns. Fairness, assuming they are less qualified. Which ethical principle? Fairness. शाबाश। चलिए, ये हमारे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस थे जी। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं प्रीवियसली डिस्कस नहीं कर दिया हमने। क्वेश्चन 11 कल डिस्कस नहीं हो गया था, तो दोबारा डिस्कशन ना करवाया कर। इसमें क्या है? बायज मार्केट रिसर्च रिपोर्ट फ्रॉम कंसल्टिंग फर्म। बताना क्या है हमने? ये सोर्स कौन सा? ये एक्सटर्नल सोर्स है। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स जी। हाँ जी, सेकेंडरी भी हो सकता है। देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल अलग क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी अलग क्लासिफिकेशन है, अलग क्लासिफिकेशन है। एक डाटा हो सकता है इंटरनल या एक्सटर्नल में से एक्सटर्नल हो, और प्राइमरी और सेकेंडरी में से प्राइमरी हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक डाटा अगर इंटरनल होगा तो वो प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जैसे आपने काउंटिंग में पढ़ा होगा, कोई कॉस्ट होती है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं ना, हर फील्ड की अलग अलग टाइप्स है। उसमें कुछ कॉस्ट होती है फिक्स, कुछ होती है वेरिएबल, कुछ होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कुछ होती है सेलिंग, एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट। अब अगर एक कॉस्ट फॉर एग्जांपल फिक्स्ड है तो उसका ये मतलब है कि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती या वो सेलिंग एडमिन नहीं हो सकती, नहीं। क्लासिफिकेशन कॉस्ट की डिफरेंट वेज में होती है। एक कॉस्ट हो सकता है एक क्लासिफिकेशन में देखें वो किसी और टाइप की तरफ चली जाए, दूसरी क्लास टाइप में देख किसी और तरफ चले जाए। उसी तरीके से जो डाटा की टाइप्स है ये अलग अलग है मेरे भाई। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल अलग है, प्राइमरी और सेकेंडरी अलग है। शाबाश। ये किनका था? किसका? चलिए अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? डाटा गवर्नेंस। डाटा गवर्नेंस क्या है? आपने कभी एक टर्म सुनी होगी, गुड गवर्नेंस। कभी ये टर्म सुनी है? गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? अगर हम ये कहते हैं कि जी हमारे शहर में गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि जो इस शहर का सिस्टम है वो अच्छे तरीके से चलना चाहिए, लोगों की जान माल की हिफाजत होनी चाहिए।
उनको सहूलियात जो भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड करे, ये गुड गवर्नेंस है। उसी तरह क्या गवर्नेंस सिर्फ गवर्नमेंट का काम है? नहीं, इदारों में भी गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। ऐसा ही है, क्योंकि गुड गवर्नेंस होगी इसका मतलब आप काम करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी तरह अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईटी डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल, या कोई भी डिपार्टमेंट है, क्या उसमें भी गवर्नेंस जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। गवर्नेंस एक जनरल टर्म है। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक परफॉर्म करें, ताकि आपके ऑपरेशंस एफिशिएंट हो, उनमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, गवर्नेंस का मतलब ये। अब डाटा गवर्नेंस का मतलब क्या है? गवर्नेंस इन डाटा एनालिसिस फील्ड। हमारी फील्ड में गवर्नेंस का मतलब क्या है? डाटा गवर्नेंस का मतलब ये कि हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, हम ऐसे पॉलिसीज प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करें जिनसे हमारा डाटा जो है कलेक्शन से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक अच्छे तरीके से हम उसको कलेक्ट कर सके, हम उसको मैनेज कर सके, और जिस पर्पस के लिए भी डाटा यूज किया जा रहा है उस पर्पस के लिए यूज हो। यह है डाटा गवर्नेंस, कि आपने इन शॉर्ट डाटा को प्रॉपरली मैनेज करना है। क्या करना है? डाटा को, भाई ये रेड वाला मार्कर दे दो यार, डाटा को प्रॉपरली मैनेज करना। अच्छा, ये जनरल टर्म है, जनरल टर्म प्रॉपरली मैनेज करना। भाई प्रॉपरली मैनेज कैसे होगा ये भी थोड़ी देर बाद बताएगा। डाटा को प्रॉपरली आपने रूल्स रोल्स प्रोसेस के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। डाटा कौन कलेक्ट करेगा, कौन प्रोसेस करेगा, कौन यूज करेगा, एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, किस पर्सन का क्या रोल है, ये पूरा सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा आपको अगर आप डाटा गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, डाटा गवर्नेंस का फिर होगा क्या, फायदा क्या होगा? आपका डाटा ट्रस्टवर्दी होगा, यूजेबल होगा डिसीजन मेकिंग के लिए, आपको उसके ऊपर रिलायंस होगी। ठीक है, यानी आपने समझ लीजिए एक पूरा सेटअप बनाना है, एक पूरा डिपार्टमेंट बनाना है। तो डाटा गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? वन वर्ड इसका मीनिंग ये है, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डाटा है उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। ठीक है, अब अगला सवाल, ये डाटा प्रॉपरली मैनेज कैसे होगा और क्यों किया जाएगा? डाटा गवर्नेंस है क्या, ये हमें पता चल गया। डाटा गवर्नेंस इंश्योर करती है हम अपने डाटा को प्रॉपरली मैनेज करें, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डाटा, डाटा गवर्नेंस। अब यहाँ पे दो सवाल जहन में पैदा होते हैं। पहला सवाल ये, डाटा गवर्नेंस क्यों जरूरी है, क्यों? और दूसरा सवाल ये है, डाटा गवर्नेंस कैसे की जाएगी? दो सवाल। ये जो पहला सवाल है ना, डाटा गवर्नेंस क्यों जरूरी है, ठीक है, ये कंपैरेटिवली इजी कंसेप्ट है। इसमें कुछ थोड़ा सा जेनेरिक नेचर की बातें करें, डाटा गवर्नेंस क्यों कर रहे हैं। जो अगला सवाल है ना, डाटा गवर्नेंस कैसे की जाएगी, इसमें कुछ छोटे से टेक्निकल कंसेप्ट्स आएंगे। पहले इजी वाला स्टार्ट करते हैं, की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाटा गवर्नेंस क्या है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, आईकेएप ने अपनी बुक में तकरीबन हर कंसेप्ट के साथ या बहुत से कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल्स उन कंसेप्ट्स को से रिलेट करती हैं, समझाने के लिए लिखी गई है। आपके लिए उन एग्जाम्पल को याद करना जरूरी नहीं है, रीडिंग जरूर कर ले। रीडिंग करने से क्या होता है, एग्जाम्पल साथ दी हो, कंसेप्ट समझने में आसानी होती है, लेकिन आपने उसको मेमोराइज नहीं करना। ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर ली, पढ़ लिया, समझ आ गई कंसेप्ट की, एग्जाम्पल खत्म। हम भी जो आपको बुक्स प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें एग्जाम्पल्स इंक्लूड होगी। कोशिश करेंगे आईकेएप वाली एग्जाम्पल को थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम। ठीक है, एग्जाम्पल्स होंगी लेकिन उनको आपने याद नहीं करना, याद आपने मेन कंसेप्ट, लेकिन उनको इग्नोर भी नहीं करना, पढ़ना जरूर है। तो की ऑब्जेक्टिव्स है डाटा गवर्नेंस के, मकसद क्या है, किस लिए डाटा गवर्नेंस किए जा रहे हैं। पहला मकसद क्या है इसका, मिनिमाइज रिस्क। अगर आप डाटा को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, डाटा को अहमियत देंगे, डाटा के थोड़ा क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस तरह का डाटा है, कौन सा डाटा कौन सा पर्सन मैनेज कर रहा होगा, प्रोसेसिंग कैसे होगी, इससे पहला मकसद क्या होगा, पहला मकसद ये होगा कि रिस्क मिनिमाइज हो जाए। भाई कौन सा रिस्क मिनिमाइज होगा, ब्रीचेस का, एरर्स का, नॉन कंप्लायंस का, हैकिंग का खतरा कम हो जाएगा अगर गुड गवर्नेंस हो। जैसे अगर हमारी कंट्री में गुड गवर्नेंस हो, चोरी चिकारी का खतरा कम हो जाएगा।
ऐसा ही है, दहशतगर्दी का खतरा कम हो जाएगा। उसी तरह आपको समझा रहा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने डाटा गवर्नेंस को इंप्लीमेंट कर दिया, क्या फायदा होगा? डाटा ब्रीचेस, वायलेशन कम हो जाएंगी, एरर्स कम होंगे और नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है डाटा के ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई होती हैं। जैसे मुझे बताइए, अगर डाटा गवर्नेंस नहीं है, ठीक है, सेल्स का डाटा सेल की टीम को भी चाहिए, इन्वेंट्री की टीम को भी चाहिए, ठीक है, और मार्केटिंग टीम को भी चाहिए फॉर एग्जांपल। अब अगर डाटा गवर्नेंस नहीं है ना, तो फिर क्या होगा? सेल्स का डाटा 3 जगहों पे आप मेंटेन कर रहे होंगे, डुप्लीकेशन हो रही होगी, आपको ज्यादा स्टोरेज साइज चाहिए, उसकी कॉस्ट है, एफिशिएंसी कम है। और फिर जब डाटा 3 लोगों के पास आ गया, उसके बाद हो सकता है जब उसमें चेंजेस करे तो वो चेंजेस एक डिपार्टमेंट के पास तो हो, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में वो चेंजेस हो सकता है ना हुई हो, तो ये कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, कंपैटिबिलिटी इशू आ सकता है। लेकिन अगर डाटा गवर्नेंस आपने इंप्लीमेंट की होगी, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम इसको एक शेयर्ड फोल्डर में रख देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव पे रख दिया आपने, और फिर बजाय ये कि हर एक को अलग अलग उसकी कॉपी दीजिए, एक कॉपी है सबको एक्सेस दे दी कि भाई जिसने भी यूज करना है ये सेंट्रलाइज डाटा यूज करे। अब डाटा हर एक डिपार्टमेंट को अपडेटेड मिल रहा है, टाइमली मिल रहा है, उसमें अगर कोई चेंजेस भी हो रही हैं तो वो हर जगह पे चेंजेस एक ही दफा, और मतलब एक ही फाइल है, उसमें चेंजेस सबको एक ही दफा में मिल रहे हैं। अब मुझे बताइए, डाटा गवर्नेंस के साथ काम करना बेहतर है कि विदाउट डाटा गवर्नेंस? हाँ, इसके लिए कुछ जाहिर है डाटा गवर्नेंस की कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट जरूर होगी, लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव होंगे ना, उसकी कॉस्ट से कहीं ज्यादा है। तो पहली चीज एग्री करते हैं, डाटा गवर्नेंस को अगर प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा को मैनेज करेंगे, उससे रिलेटेड पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे, पहला फायदा क्या होगा? रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे बैंक जो है वो अपने कंज्यूमर के डाटा को इनक्रिप्ट कर दे, हैकिंग से बच जाएगा। क्या होगा फिर? हैकिंग से बच जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव, एस्टैब्लिश इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल सिस्टम, इंटरनल पॉलिसीज एस्टैब्लिश होंगी इससे, ठीक है। जैसे कौन जो डाटा है वो कौन सा पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेस करेगा, उसको एडिट करेगा और शेयर करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या सारा डाटा हर एक के लिए अवेलेबल होना चाहिए, कि कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर होने चाहिए एक्सेस के लिहाज से, कि इस पर्सन का रोल ये है, इसको इस डाटा की एक्सेस मिलनी चाहिए, दूसरे पर्सन का रोल ये है, इसको इस डाटा की एक्सेस मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल पेरोल का डाटा प्रोसेस कर रहा है, क्या उसे सेल्स का डाटा की, परचेज का डाटा की एक्सेस मिलनी चाहिए? जरूरत ही नहीं, उसका उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप एक सिस्टम को आप एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। जैसे अगर सैलरीज को अपडेट करना है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज को अपडेट करना है, कौन अपडेट करेगा? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करेगा अपडेट। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट कंप्लायंस। जब डाटा गवर्नेंस बकायदा एक सिस्टम के जरिए से डाटा को डील कर रहे होंगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जितने भी लॉज एप्लीकेबल हैं, वो चाहे इंटरनेशनल लॉज हो चाहे नेशनल लॉज हो, आप उनको कंप्लाई करते हैं। वरना अनजाने में हो सकता है आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर दें जो इलीगल हो, बाद में हमें भुगतना पड़े। तो डाटा गवर्नेंस का एक ये भी फायदा है। अभी एडवांटेजेस आपको बता रहे हैं, इसके बाद फिर बताएंगे अगर आपने डाटा गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करना है ना, तो आपको एक अलग से डिपार्टमेंट हो सकता है एस्टैब्लिश करना पड़े, आपको कुछ रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। अभी तो सारी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने आ रही हैं। और क्या ऑब्जेक्टिव है? जैसे एक बात कर रहा है वो कुकीज कंसेंट ऑन वेबसाइट, आपने अक्सर देखा होगा कि वेबसाइट पे जाते हैं वो कहता है एक्सेप्ट कुकीज, अलाउ कुकीज। ये कुकीज क्या होते हैं? आपने अक्सर देखा होगा, जब भी किसी खास तौर पे पहली दफा किसी वेबसाइट पे जाते हैं तब ये मैसेज आता है, अगर आप एक्सेप्ट कुकीज का मतलब क्या है, वो एक छोटी सी फाइल, उस फाइल बना लेगा आपके कंप्यूटर पे, लोकल कंप्यूटर पे। उस फाइल के अंदर जो इंफॉर्मेशन या डाटा होगा वो सिर्फ उसी वेबसाइट से रिलेटेड होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ICAP की वेबसाइट पे जाता हूं, तो वहां पे फर्स्ट टाइम गया
उसने पूछा जी एक्सेप्ट कुकीज, अगर मैं एक्सेप्ट कुकीज कर लेता हूं तो मेरे ही फोल्डर कंप्यूटर के ऊपर एक छोटी सी फाइल बन जाएगी। अब उसमें वो मेरी प्रेफरेंसेस नोट करता रहेगा कि मैं जब आया हूं यहाँ पे तो मैंने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वाला पेज सेलेक्ट किया है, मेंबर वाला पेज सेलेक्ट किया है, कौन से वाला पेज, उसके अलावा फिर मैं किस सेक्शन में गया हूं, मैं पास्ट पेपर वाले सेक्शन में गया हूं या अनाउंसमेंट वाले में गया हूं, वो ये चीजें ट्रैक करके रिकॉर्ड कर लेता है। नेक्स्ट टाइम जब मैं इस वेबसाइट को विजिट करूंगा ना, मैं वो मुझे मोर एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसको मेरी प्रेफरेंसेस का पता है, वो प्रेफरेंसेस से रिलेटेड उस पेज का कोई जो है वर्किंग उसको इंप्रूव करेगा। ये कुकीज है। अब लेकिन कुकीज को चूंकि आपके कंप्यूटर के ऊपर एक फाइल क्रिएट हो रही है, उसके लिए आपकी कंसेंट होना जरूरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इंप्रूव कम्युनिकेशन। डाटा गवर्नेंस से कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होती है। वो कैसे होती है? आप कॉमन डेफिनेशंस और फाइल के फॉर्मेट्स यूज करते हैं। जैसे फर्ज कीजिए बैंकिंग सेक्टर में एक टर्म यूज होती है एक्टिव अकाउंट्स और डोरमेंट अकाउंट्स। ये टर्म कभी आपने सुनी है? डोरमेंट अकाउंट्स। डोरमेंट अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो कि पिछले 6 महीने में उसमें कोई ट्रांजैक्शन ना हुई हो, उसको बोलते हैं डोरमेंट अकाउंट्स। अब अगर ब्रांच लेवल पे डोरमेंट अकाउंट्स की डेफिनेशन ये है कि जी 6 महीने तक किसी पर्सन ने ट्रांजैक्शन नहीं किया है, वो डोरमेंट अकाउंट्स है। और हेड ऑफिस में डोरमेंट अकाउंट की डेफिनेशन ये है कि 5 साल तक अगर किसी ने ट्रांजैक्शन नहीं की अपने अकाउंट में, वो डोरमेंट अकाउंट्स है। अब बताइए कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। लेकिन अगर डाटा गवर्नेंस के जरिए से आपने सेंट्रलाइज पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, तो फिर जो आपने डेफिनेशन सारी टर्म्स की बनाई होंगी और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उनको सर्कुलेट किया होगा। अगर डाटा गवर्नेंस को इंप्लीमेंट किया है, डाटा गवर्नेंस एक सिस्टम है, अगर इसको आपने इंप्लीमेंट किया है तो सारे सेम डेफिनेशन, अब कंफ्लिक्ट नहीं आएंगे आपस में। अब अगर डाटा चाहिए हेड ऑफिस को, फर्ज कीजिए पिछले 5 साल का, उन्होंने कहा जी जो हमारे डोरमेंट अकाउंट्स हैं उनको आप लिस्ट बना के दे दे, ब्रांच ने भेज दी 6 महीने की, क्या एनालिसिस हो पाएगा? ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसी तरह फाइल फॉर्मेट्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सेम होनी चाहिए। अब सम टाइम ऐसा होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, जब हम फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग के दौरान में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे तो उसमें प्रॉब्लम अक्सर पेश आती है। जिन ऑर्गेनाइजेशन में डाटा गवर्नेंस सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं होता था, उसमें क्या था, एक ब्रांच से हमने डाटा मंगवाया, ठीक है, उन्होंने एक्सेल में वो 97 का फॉर्मेट के मुताबिक डाटा भेज दिया। दूसरे से डाटा मंगाया, उन्होंने एक्सेल फॉर एग्जांपल वो 2000 के मुताबिक डाटा भिजवा दिया। अब जब इनको हम मर्ज करते थे ना डिफरेंट सोर्सेज से, उसमें कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है, आप देखें अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप काम करते हैं तो उसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे बताइए डिफरेंट वर्जन यूज होने चाहिए हर जगह पे या सेम वर्जन होने? सेम। वो कैसे होगा? जब डाटा गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करेंगे तब भी होगा। तो डाटा गवर्नेंस का एक फायदा ये भी है, कम्युनिकेशन, आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन जब आप शेयर करते हैं उसमें आसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज्ड डाटा वैल्यू। इससे क्या होता है, जब डाटा गवर्नेंस आपने इंप्लीमेंट किया होगा तो डाटा गुड गवर्नेंस के सिस्टम के मुताबिक जो डाटा आप ड्राइव करेंगे उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत, उसकी इंपोर्टेंस भी ज्यादा होगी। ठीक है, आप आसानी के साथ डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं और डाटा रिलायबल होगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन। आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना, डाटा को एडमिन करना आसान है। जैसे अगर डाटा गवर्नेंस है उसमें आपने बाकायदा सिस्टमैटिकली सारे वर्क कर रहे होंगे, उसमें किस पर्सन के पास कौन सा टाइप ऑफ डाटा जाएगा आपको पता है। ठीक है, जैसे अगर हमने डाटा गवर्नेंस को अप्लाई किया है, उसमें हमने रोल्स बना दिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये रोल्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा जो एलएमएस सिस्टम है उस पर जो अकाउंट्स क्रिएट होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स हैं। एक स्टूडेंट अकाउंट है एलएमएस पे, एक टीचर अकाउंट है, एक टीए का अकाउंट है। ठीक है, टीए बाज़ रिसोर्सेज वगैरह जो है वो शेयर करते हैं, नोट्स वगैरह, लेक्चर से रिलेटेड जो अपलोडिंग वगैरह होती है उसको व्यू करना है वो उसको व्यू करते हैं। टीचर ने क्या करना है, टेस्ट अपलोड करना है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। हमारा आईटी के अलग लॉगिन है, आईटी में एक उन्होंने लेस बनाई हुई है अपनी कि एक पर्सन होगा वो स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल उसमें रजिस्टर करेगा और जो हेड है वो कोर्सेज क्रिएट करेगा। ये डिफरेंट एक्टिविटीज, गुड गवर्नेंस, जो गुड डाटा गवर्नेंस में ये हर एक का रोल डिफाइंड होता है,
उस रोल के मुताबिक उसके साथ डाटा शेयर किया जाता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस में भी आसानी होती है। कैसे? अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई, आपको पता है कि आपने किसको कहना है। जैसे अगर फर्ज कीजिए एक स्टूडेंट को इनरोल नहीं किया गया टाइमली, स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सर वो 24 घंटे गुजर चुके हैं, मुझे अभी तक इनरोल नहीं किया। तो अगर गवर्नेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चीजें सारी रिटन फॉर्म में है, रोल स्पेसिफाइड है, तो मुझे पता है मैंने एग्जैक्टली किस पर्सन को अप्रोच करके उसे कहना है स्टूडेंट को इनरोल करो। या अगर उसे किसी गलत कोर्स में इनरोल कर दिया गया है तो उसे कहूंगा करेक्ट कोर्स में इनरोल करो। और अगर कोई स्टूडेंट नहीं, कोर्स ही क्रिएट नहीं किया गया, तो फिर मुझे पता है मैंने उनके टीम मेंबर को नहीं कहना, हेड को कहना कि सर अब आप ये कोर्स क्रिएट करें। ये जब गुड गवर्नेंस इंप्लीमेंट होगी तभी चीजें क्लियर होंगी ना, कौन पर्सन क्या कर रहा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नेक्स्ट, गवर्नेंस से कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। भाई कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है? इससे डुप्लीकेशन अवॉइड होती है। जैसे मैंने कहा कि एक ही डाटा, बजाय ये कि 3 डिपार्टमेंट्स अगर यूज करना है उन्होंने, तो हर डिपार्टमेंट को अलग अलग कॉपी मिले। क्या करना है, एक ही कॉपी आप जनरेट करें, सबके साथ वो शेयर करें। अब बताइए क्या स्टोरेज कास्ट कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, जो डुप्लीकेट डाटा है, जो ओल्ड डाटा है, उसको आप डिलीट कर देंगे। फिर इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप किसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सके। अगर तो डाटा गवर्नेंस, याद रखें, डाटा गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपने इस चीज का इंतजार नहीं करना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब ज्यादा बड़ी होगी, लार्ज स्केल पे, फिर हम डाटा गवर्नेंस इंप्लीमेंट करेंगे। नहीं नहीं, डाटा गवर्नेंस को आप स्टार्ट से इंप्लीमेंट करें, ताकि जब आपका साइज इंक्रीज हो, हाँ ये है कि स्मॉल पे है, उसमें कुछ बेसिक एक्टिविटीज आप इंट्रोड्यूस करवा दें, आप उसको कॉम्प्लेक्स लेवल पे इंट्रोड्यूस ना करवाएं। जैसे जैसे आप उसको स्केल अप करवाते रहे, वो आपका सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करता रहेगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यानी बजाय ये कि सारे का सारा सिस्टम ही तब इंप्लीमेंट करे जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे वर्क कर रही हो। सस्टेनेबिलिटी क्या कहता है? आप बेसिक सिस्टम इंट्रोड्यूस जरूर करा, चाहे बेसिक सिस्टम हो, लेकिन स्टार्ट से ही स्टार्टअप में इंट्रोड्यूस करवा दे। आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस ग्रो हो रहा है, आपका जो गवर्नेंस का फंक्शन है ये भी ग्रो होता रहेगा। क्लियर? तो ये थे हमारे डाटा गवर्नेंस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। डाटा गवर्नेंस है क्या कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा को किस तरीके से मैनेज करना है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वो अच्छी अच्छी चीजें आप डाटा गवर्नेंस के बाद उसको अचीव कर सकेंगे अगर आप डाटा गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करते हैं। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? चेक पॉइंट, इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। हाँ, ये इतना टेक्निकल भी नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। जी जी, शाबाश। हाँ, कॉस्ट ज्यादा, देखिए कोई भी एक्टिविटी आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मुझे अपने लैपटॉप पे या हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन एंटीवायरस की तो कॉस्ट होती है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एंटीवायरस इंस्टॉल करने से मेरा टाइम भी बचेगा, मेरी कॉस्ट भी बचेगी। अब आप कह रहे हो सर ये कैसे हो सकता है? आपका तो इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर अकाउंट बनाना, टाइम भी ज्यादा लगेगा और उसकी आपने प्राइस पे करनी है वो भी ज्यादा होगी। लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा डाटा हैक हो गया तो फिर उस वक्त जो मुझे प्रॉब्लम्स होंगी वो इससे कहीं गुना ज्यादा है। ठीक है, अगर किसी ने मुझसे रैंसम डिमांड कर ली, रैंसमवेयर इंस्टॉल कर दिया, मेरा डाटा इनक्रिप्ट हो गया, मैं अपने ही डाटा को यूज नहीं कर सकता उस वायरस की वजह से, और हैकर ने कहा जी मुझे पेमेंट कीजिए फिर मैं आपका डाटा रिलीज करूंगा। समटाइम ऐसे होता है, और हैकर इसमें कई दफा कामयाब भी होते हैं। समटाइम इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स का डाटा जो है वो हैक हो गया। अब वहां पे पूरे हॉस्पिटल्स के अंदर उस दिन बहुत से ऑपरेशंस जो प्लान थे, लोगों की जिंदगी मौत का मसला था। ठीक है, अगर कोई आम ऑर्गेनाइजेशन होती वो शायद वो ये कहते कि ठीक है जी आप, हम 2-3 दिन रिकवर करने की कोशिश करते हैं। उनके पास इतना टाइम भी नहीं था, उन्हें रैंसम पे करना पड़ा, तो वो कॉस्ट कहीं ज्यादा है उस कॉस्ट से जो आप सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में लगाएंगे। तो मैंने इस वजह से रिड्यूस कॉस्ट कहा कि डाटा गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने की अपनी कॉस्ट है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के बाद आपकी बहुत सी कॉस्ट सेव होगी। नेक्स्ट स्टडी करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ डाटा गवर्नेंस। डाटा गवर्नेंस के कंपोनेंट्स क्या है, यानी यूं समझ लीजिए अब आप ये सीखने जा रहे हैं कि अगर डाटा गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करना है तो आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको फायदे बता रहा है, डाटा गवर्नेंस इंप्लीमेंट करने के फायदे क्या हैं। यहाँ पे अब आपको क्या बता रहा है, डाटा गवर्नेंस के कंपोनेंट्स, यानी आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। दोनों में फर्क समझ आया? आगे चलते हैं।
पहली चीज डाटा ओनरशिप एंड डाटा स्टीवर्डशिप। डाटा ओनरशिप का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि इस डाटा का ओनर कौन है और इस डाटा को ऑपरेट कौन कर रहा है, ठीक है, स्टीवर्ड कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल एलएमएस के ऊपर अकाउंट्स जो हैं उसमें न्यू अकाउंट्स क्रिएट करना ये आईटी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। डाटा ओनर वो है जो अल्टीमेटली डाटा को क्रिएट करते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और डाटा स्टीवर्ड कौन है, जो उस डाटा को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे न्यू कोर्स क्रिएट किया आईटी डिपार्टमेंट करेगा, डाटा ओनर वो है, लेकिन उस कोर्स के अंदर नोट्स किसने अपलोड करने, उस डाटा को यूज किसने करना है, वो टीचर ने और टीएस ने यूज करना है। हम लोग कौन है, स्टीवर्ड्स। हम उस डाटा को यूज कर रहे हैं लेकिन हम उसके अल्टीमेट ओनर नहीं हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा ओनर कौन है और स्टीवर्ड कौन है, ठीक है। जो ओनर्स हैं वो सीनियर लीडर्स होते हैं, वो सीनियर लीडर्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जिन्होंने उस डाटा को जो क्रिएट करना है और गोल बता देना। और जो स्टीवर्ड्स हैं, स्टीवर्ड कौन है, वो उनका समझ लीजिए जूनियर एम्प्लॉइज है, वो इस डाटा को इंश्योर करने के लिए कोई एक्यूरेसी के साथ मेंटेन हो रहा है और अपडेट हो रहा है, यूज करना है। जैसे मैं आपके बता, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 एक्टिविटीज हुई, आपने बताना है इसमें स्टीवर्ड का रोल किसका है और ओनरशिप किसका है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सेल सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं उनके डिस्क्रिप्शन और उनकी सेल प्राइस एंटर कर दी डायरेक्टर ने। और जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पे पर्सन बैठा है, अब वो क्या कर रहा है, वो ये इंश्योर कर रहा है कि जितनी भी सेल इनवॉइसेस जनरेट हो रही हैं उसमें डिस्क्रिप्शन और प्राइस करेक्ट यूज हो रही हो। अब इसमें बताइए जो डाटा ओनर वो कौन है, वो डायरेक्टर, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और डाटा स्टीवर्ड कौन है, जो उस डाटा को यूज कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि एक्यूरेट प्रोसेसिंग हो, वो डाटा स्टीवर्ड है। वो कौन पर्सन है, वो जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पे पर्सन बैठा हुआ है। पहली चीज समझ आ गई। तो हमारा पहला काम हमने क्या करना है, हमने ये इंश्योर करना है डाटा क्रिएट कौन करेगा और उस डाटा को यूज कौन करेगा। और यूज करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने इंश्योर करना है कि एक्यूरेट प्रोसेसिंग हो रही हो। पहला कंसेप्ट क्लियर, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डाटा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बताइए, डिजाइन कीजिए। क्या डाटा की पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर। अब पॉलिसी एंड प्रोसीजर में फर्क है। पॉलिसी का मतलब होता है क्या करना और प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, कैसे करना, ठीक है। अब आपको पता है पॉलिसीज नॉर्मली टॉप लेवल के मैनेजमेंट डिसाइड करती है और प्रोसीजर कौन, वो नॉर्मली जो जूनियर लेवल के लोग हैं उसके ऊपर अमल करते हैं। तो यहां पे हमने ये डिसाइड करना है कि हमारा डाटा जो है उससे रिलेटेड पॉलिसीज क्या होगी। जैसे हमने पॉलिसी ये रखी हुई है क्या, कि पिछले 5 साल के अंदर अगर कोई भी ऐसा कस्टमर है जिसने एक दफा हमसे प्रोडक्ट खरीदी, उसका डाटा फॉर एग्जांपल से 1 साल तक हम मेंटेन करेंगे, अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। 1 साल के बाद हम उस कस्टमर का डाटा अपने रिकॉर्ड से डिलीट कर देंगे। मुझे बताइए क्या डिलीट कर देना चाहिए या कि फिर भी मेंटेन, हमेशा के लिए मेंटेन करना चाहिए? डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी तो कॉस्ट बढ़ेगी। ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी डिसाइड कोई और करेगा, इसके ऊपर अमल कौन करेगा, प्रोसीजर में कौन कन्वर्ट करेगा इसको, वो कोई और लोग होंगे। किसी जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि आपने हर वीकेंड के ऊपर स्कैन करना है, जितने भी ऐसे कस्टमर्स होंगे जिन्होंने पिछले 1 साल में हमसे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदी, उनका रिकॉर्ड सारा आप डिलीट कर दीजिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डाटा गवर्नेंस है उसमें डिसाइड करना पड़ेगा डाटा की पॉलिसीज के बारे में और उनके प्रोसीजर्स के बारे में, ठीक है। अब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट जो डिफरेंट डाटा के लिहाज से डिफरेंट रोल्स होंगे कि किस टाइप ऑफ डाटा में पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा और प्रोसीजर्स के ऊपर अमल कौन करेगा। पॉलिसी क्या है, क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, किस तरह करना है। नेक्स्ट, डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट। इंश्योर करना है
कि डाटा की क्वालिटीज इंटैक्ट रहे। क्या हमने डाटा की क्वालिटीज के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है? क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? यहाँ डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट में उन्हीं का जिक्र कर रहा है लगभग, और वो ये कह रहा है कि आपने इंश्योर करना है डाटा अपनी क्वालिटीज को प्रोटेक्ट, डाटा की क्वालिटीज प्रोटेक्टेड हो। अच्छा, कौन सी क्वालिटीज प्रोटेक्टेड हो? डाटा क्वालिटी, डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, टाइमलीनेस। ये सारी आपने पहले पढ़ी हुई हैं, इनको मैं रिपीट नहीं कर रहा। हाँ, इनमें से एक है कंसिस्टेंसी। एक्यूरेसी का मतलब तो पता है ना, जो भी इंफॉर्मेशन से मोबाइल नंबर है, एक्यूरेट मोबाइल नंबर हो। कंप्लीटनेस का मतलब सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। टाइमलीनेस का मतलब अपडेटेड हो। और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि सेम डाटा, अगर एक ही डाटा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यूज कर रहे हैं, सबके पास सेम डाटा हो। जैसे आपने अपने कस्टमर्स को इनवॉइस भी भिजवानी होती है और गुड्स भी भिजवानी है, तो डिस्पैच डिपार्टमेंट अलग है और बिलिंग डिपार्टमेंट अलग है। अब जो कस्टमर के घर का एड्रेस है या जो भी उसके ऑफिस का एड्रेस है, अब मुझे बताइए क्या ये इंश्योर हमें करना चाहिए कि नहीं कि वो सेम हो? जिस जगह पे चीजें भिजवा रहे हैं, इनवॉइस भी उसी जगह पे, उसी एड्रेस पे भिजवाई जाए। ठीक है, तो ये है कंसिस्टेंसी, डाटा कंसिस्टेंट हो। अगर डाटा कंसिस्टेंट नहीं है तो रिस्क है कि अगर डिफरेंस है तो दोनों में से एक डाटा, एक इंफॉर्मेशन करेक्ट है और एक रॉन्ग है। डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये चीजें फिर आपने इंश्योर करनी है। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था? डाटा की ये क्वालिटीज हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं? इन क्वालिटीज की मैनेजमेंट करनी है, इंश्योर करना है कि डाटा में ये क्वालिटीज इंटैक्ट रहे। डन। तो डाटा गवर्नेंस अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, क्या करना है? सबसे पहले डाटा ओनरशिप एंड स्टीवर्डशिप स्ट्रक्चर डिफाइन करना है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन सा डाटा यूज होगा, उस डाटा को क्रिएट कौन करेगा, ऑपरेट कौन करेगा। डाटा पॉलिसी एंड प्रोसीजर, आप सिस्टम, जैसे आपने एसओपीज का नाम सुना होगा ना, एसओपीज, हर जगह पे काम करने के एसओपीज हैं, सेल्स के एसओपीज, तो डाटा डिपार्टमेंट में भी एसओपीज होंगे। उसमें बताया जाएगा क्या करना है, ये कौन डिसाइड करेगा और कैसे किया जाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी। क्लैरिटी होगी ना, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनको पता होगा मेरी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्लैरिटी होगी, वो अच्छा काम करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट में इंश्योर करना है डाटा में ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इंटैक्ट रहे, वायलेट ना हो। नेक्स्ट, डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी को भी इनहेंस करना। अच्छा, ये चीज बताओ, ये जो कंपोनेंट्स हैं डाटा गवर्नेंस के, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। ऑर्गेनाइजेशन में ये सेल्स डिपार्टमेंट में भी डाटा यूज हो रहा है, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है सेल्स डिपार्टमेंट के लिए भी है, परचेज के लिए भी है। ठीक है, तो इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा जेनेरिक फॉर्म में मिलेगी, लेकिन कंसेप्ट टेक्निकल है। अब जैसे डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और कौन से डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए? क्या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए या परचेज डिपार्टमेंट के? सबके। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं ये हर डिपार्टमेंट पे, हर डाटा पे अप्लाई होते हैं। डाटा सिक्योरिटी क्या? अब सिक्योरिटी कितनी तरह की? टेक्निकल। टेक्निकल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? आपका डाटा एनक्रिप्टेड हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, फायरवॉल्स इंप्लीमेंट किए जाए। ठीक है, एनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? डाटा किसी ऐसे अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, डाटा आपने व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसमें क्या लिखा होता है? दिस का क्या इस तरह की स्टेटमेंट लिखी हुई है, दिस कन्वर्सेशन इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब क्या? एंड का मतलब आप, ये भाईजान के पास भी डिवाइस है व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, मेरे पास भी डिवाइस है व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है, इन्होंने डाटा मुझे सेंड किया। अब फोन कॉल में या मैसेज में क्या होता है जो अदर देन व्हाट्सएप, वो इनक्रिप्टेड नहीं होते। इसका मतलब यह है उसको कोई दरमियान में इंटरसेप्ट करना चाहे कर सकता है। दूसरे अल्फाज में गवर्नमेंट अगर ये देखना चाहे कि किस नंबर से किस नंबर पे कॉल हुई है और क्या बात हुई है, तो वो जो नॉर्मल हमारी कम्युनिकेशन होती है ना, ये टेलीकॉम कम्युनिकेशन, उसमें गवर्नमेंट आसानी से उसको ट्रेस कर सकती है, हैकर्स हैक भी कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप में जब कम्युनिकेशन होती है ना, तो डाटा आपकी डिवाइस में अनइनक्रिप्टेड है, आपकी डिवाइस में अनइनक्रिप्टेड। आपने जब उसको सेंड किया अपने दोस्त के नंबर पे, तो वो आपके मोबाइल से नेटवर्क में शिफ्ट हुआ, नेटवर्क से वो जाता जाता वो आपके दोस्त के डिवाइस के ऊपर ट्रांसफर हुआ। अब ये जो दरमियान में वो ट्रांसमिशन हो रही है ना, ये ट्रांसमिटेड डाटा इनक्रिप्टेड होता है।
इसको अगर वो ऐसे फॉर्म में, वो ऐसे आपने कई दफा देखा होगा, फाइल ओपन किया ना, अजीब से अल्फाज आते हैं, 0101 को सिंबल्स आ जाते हैं, वो इनक्रिप्शन है, उसको आप रीड नहीं कर सकते कि क्या लिखा हुआ है। तो वो डाटा उस शक्ल में कन्वर्ट होता है, ये सॉफ्टवेयर के जरिए से कन्वर्ट होता है। और दूसरी तरफ भी कोई सॉफ्टवेयर होता है, वही वो उसको फिर दोबारा रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, ये इनक्रिप्शन है। तो आप अपने डाटा को इनक्रिप्ट करें, जब आपने सेंड करना हो, अगर आपके पास उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करें, फायरवॉल्स इंप्लीमेंट करें। फायरवॉल्स क्या है? ये नेटवर्क पे जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं तो इंटरनेट पे आपको पता है बहुत से स्कैम हो रहे होते हैं, फायरवॉल्स हैकर से प्रोटेक्ट करते हैं। ये टेक्निकल टूल्स हैं जिनके जरिए से अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। एग्रीड? ऐसे ओके, आपने ये सारे के सारे टूल्स इंप्लीमेंट कर लिए, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि आपके एक एम्प्लॉय को ईमेल आई और उसमें लिखा हुआ, जी आपका $1 लाख का इनाम मिला है, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और अपना इनाम हासिल कीजिए। उस एम्प्लॉय ने ईमेल के ऊपर क्लिक कर दिया। अब वो ईमेल नहीं थी, असल में बाहिर ईमेल नजर आ रही थी, वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की इंस्ट्रक्शंस थी। जैसे ही कोई इमेज था उसको क्लिक किया या लिंक था उसको क्लिक किया, वो सॉफ्टवेयर उस एम्प्लॉय के कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया। और फिर वहां से चूंकि अब एक दफा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वायरस आ गया तो सारे कंप्यूटर्स लिंक्ड होते हैं अमूमी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो विद इन सेकेंड वायरस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैल गया। अब हालांकि वो आपने हैकर से प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल इंप्लीमेंट किए हुए थे, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा ऐसा है जिसने मतलब अनइंटेंशनली सही खुद से क्लिक कर दिया, अपनी मुसीबत को खुद दावत दे दी। या बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, नहीं मिल रही होती, तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो होती हैं जो सस्पिशियस होती है, वो ऐसे लगता है जैसे हमारे काम का डाटा इस जगह पे अवेलेबल है। जैसे बाज़ का स्टूडेंट है तो सम टाइम आप मूवी सर्च कर रहे होते हैं कि लेटेस्ट मूवी हम देख लें किधर है, तो वो उन्होंने डिस्प्ले किया होता है कि जी हमारा ये लेटेस्ट मूवी अवेलेबल है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप बहुत एड चलना शुरू हो जाते हैं, उसमें एडवेयर्स होते हैं। तो एम्प्लॉइज की अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी ना, तो आप जितने मर्जी फायरवॉल इंप्लीमेंट कर दे, एम्प्लॉय खुद कोई ऐसी एक्टिविटी कर देगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान का बायस होगी। तो बताइए क्या एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग भी जरूरी है? बिल्कुल, एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग। तो कह रहा है डाटा सिक्योरिटी में सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर आपने फोकस नहीं करना, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस करना है। क्या? पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जब आप वर्क प्लेस में हैं आप कोई भी पर्सनल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, आप पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट यूज नहीं कर सकते, इस तरह के, ताकि एम्प्लॉइज की अपनी एक्टिविटी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ना हो। नेक्स्ट, फिजिकल सिक्योरिटी भी है। फिजिकल सिक्योरिटी क्या है? कि आप जहां पे आपका डाटा पड़ा हुआ है, सर्वर रूम है फॉर एग्जांपल, जहां पे आपका आईटी इक्विपमेंट पड़ा है, उसको आप प्रोटेक्ट करें, रूम को सिक्योर करें, आईडी बेस्ड एक्सेस दीजिए, इररेलेवेंट अनऑथराइज्ड पर्सन को उस रूम में जाने की इजाजत ना हो। आपने अक्सर देखा होगा इस तरह के कंट्रोल्स में लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डाटा सिक्योरिटी। क्लियर? आज के लेक्चर में मुझे बताइए अभी तक हमने क्या स्टडी किया है? एक चीज, ऑब्जेक्टिव और डाटा को, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, सारी अच्छी अच्छी बातें की। फिर दूसरी चीज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कंपोनेंट्स। हमने उसको इंप्लीमेंट, कंपोनेंट का मतलब क्या है? हमने डाटा गवर्नेंस को इंप्लीमेंट कैसे कर, इसमें थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी कुछ टेक्निकल डिस्कशन हो रही है। आपको समझ आ रही है? मेरी कोशिश ये है कि उसको मैं बेसिक लेवल के ऊपर आपके साथ शेयर करूं। क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अभी तक मुझे बताइए कितने कंपोनेंट्स हमने स्टडी किए हैं? डाटा ओनरशिप एंड स्टीवरशिप क्लियर, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट, डाटा सिक्योरिटी। चलिए ओके, नेक्स्ट, कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यहां पे हमने ये पढ़ा था कि कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स में ये पढ़ा था, ऐसा ही है कि कंप्लाई करना, आपको लॉज के साथ कंप्लाई करना है। ऑब्जेक्टिव में ये पढ़ा था। अब कंपोनेंट्स में क्या पढ़ रहे हैं? कैसे कंप्लाई करना है आपने। अब आपको किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाना पड़ेगी, जैसे इसमें कि वो जितने भी लॉज एप्लीकेबल है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डाटा से रिलेटेड, उन सबको डाउनलोड करे, अंडरस्टैंड करे, रेलिवेंट डिपार्टमेंट के साथ शेयर करे कि किस इस डाटा को, इस लॉ को कंप्लाई करने के लिए किस डिपार्टमेंट की या किस डाटा स्टीवर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, ये भी एक कंपोनेंट है, रिस्क मैनेजमेंट कंप्लाई। इसी तरह वो पर्सन और क्या कर रहा होगा इसके अलावा, क्योंकि अगर आप लॉ की कंप्लायंस नहीं करेंगे
तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, फाइन या पेनल्टी भी पे करना पड़ेगी, और बाज़ का लॉ की वायलेशन अगर सवेयर हो, वैसे डाटा वायलेशन नॉर्मली इतनी सवेयर नहीं होती कि एक्सटर्नल पार्टीज लाइसेंस कैंसिल ही कर दे, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में आपके लाइसेंस भी कैंसिल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली ऐसे डाटा, ये वाला जो कंपोनेंट है ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल नहीं है, लेकिन ये खास तौर पे जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए क्रिटिकल है। बैंकिंग सेक्टर में आपको पता है सेंसिटिव नेचर की इंफॉर्मेशन होती है, उनमें अटैक्स भी ज्यादा होते हैं, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर के ऊपर डाटा रेगुलेशंस भी ज्यादा है हर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अब ये हमारा कॉलेज है, अब ये भी डाटा मेंटेन कर रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स का डाटा, कुछ डाटा सेंसिटिव भी है, लेकिन इस डाटा से रिलेटेड गवर्नमेंट को इतनी टेंशन नहीं होगी। अगर ये डाटा लीक हो जाता है, फॉर एग्जांपल मे भी गवर्नमेंट को ज्यादा एक्शन ना ले या कोई हल्का फुल्की वार्निंग दे दे, थोड़ा बहुत फाइन या पेनल्टी इम्पोज कर दे, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें याद रखें समटाइम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाखों करोड़ों के फाइन भी करता है अगर बैंक का सिस्टम, आईटी सिस्टम वीक हो। तो हमने क्या करना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो भी रेगुलेशंस अप्लाई हो रही है, हमने उन रेगुलेशंस की लिस्ट बनानी है, देखना है कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रही है, डिसाइड करना है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए हमारी टीम में कौन पर्सन क्या काम करेगा। डन। चलिए, ये भी एक कंपोनेंट है। क्या आप समझते हैं कि ये एक्टिविटी भी होनी चाहिए? क्या हमारे डाटा गवर्नेंस सिस्टम के अंदर ये एक्टिविटी होनी चाहिए? ये भी होनी चाहिए, ये भी और ये भी। आगे चलते हैं। मेटा डाटा मैनेजमेंट। मेटा डाटा क्या है? ये थोड़ा सा एक टेक्निकल वर्ड है। मेटा डाटा का मतलब है डाटा ऑफ डाटा। आपने जब डाटा मेंटेन करना है, ऐसा नहीं कि सारे का सारा डाटा एक जगह पे मेंटेन कर दिया, नहीं, ठीक है, आपने उस डाटा के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे प्रिपेयर बनानी है कि उसको यूज करने में, सर्च करने में आसानी हो। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है, ये वाली बात है, आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां पे बहुत सी बुक्स पड़ी है, हर बुक के अंदर डाटा है, ऐसा ही है। लेकिन क्या हो अगर बुक तो है लेकिन उसके टाइटल पे कुछ ना लिखा हो, बाहर टाइटल पेज पे ऑथर का नाम नहीं लिखा, बुक का नाम नहीं लिखा, क्या आपको पता चलेगा कि ये बुक किस चीज से रिलेट करती है? ये टेक्स्ट बुक है कि कोई नॉवल है, ठीक है, या ये कोई सफरनामा है? आपका जो इंटरेस्ट होगा उसके मुताबिक बुक सर्च करना आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, ऐसा ही है। तो उस डाटा के बारे में, वो बुक है उसके अंदर सारे के सारे जो 200 पेजेस है वो डाटा है, उस डाटा के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको समराइज फॉर्म में अलग रखनी पड़ती है ताकि उसको सर्च करने में, उसकी रेलिवेंस को डिसाइड करने में, उसको यूज करने में आसानी हो। वो जो इंफॉर्मेशन होती है समरी, उसे कहते हैं मेटा डाटा। डाटा अबाउट डाटा, कि ये डाटा किस चीज से रिलेट कर रहा है, उस डाटा के बारे में और इंफॉर्मेशन, ठीक है, ताकि उसको सर्च करने में आसानी हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मेटा डाटा जो है वो, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक छोटी सी कॉमन एग्जांपल के साथ। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने MS ऑफिस का कोर्स किया हुआ है या कर रहे हैं अभी? का दुका स्टूडेंट, ओके। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जो नॉर्मली हफ्ते में 1-2 दफा कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ फाइल्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं ओपन कर, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो रूटीन में कंप्यूटर का यूज नहीं करते? चलिए ठीक है, अब असल में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं एग्जांपल्स उस लिहाज से रिलेट कर सकूं। चलिए, मोबाइल का इस्तेमाल तो हम सारे करते हैं ना, तो अब मैं कोशिश करूंगा जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है वो लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम की बजाय मोबाइल के साथ मैच हो रही हो। लेकिन फिलहाल आप ये वाली एग्जांपल जो है इसको जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ये एक फाइल है, ठीक है जी, ये मेरे लैपटॉप पे, ठीक है जी। इस फाइल के अंदर ये बहुत सा डाटा है, क्लियर? ये सारा हमारा डाटा है। अब अगर आप देखें इस फाइल यानी डाटा के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन है, ये कि लास्ट टाइम कब मॉडिफाई हुए, और इंफॉर्मेशन सिर्फ यही नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं, इसमें हम जाएं प्रॉपर्टीज में, तो आप देखेंगे ये बहुत सी इंफॉर्मेशन है। ये नॉर्मली ज्यादातर यूजर के लिए रेलिवेंट नहीं होती, ये बहुत सी इंफॉर्मेशन है। जर्नल, नाम क्या है,
टाइप ऑफ फाइल क्या है, साइज क्या है, किस लोकेशन में फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, कब क्रिएट हुई, किसने क्रिएट की, कब इसको मॉडिफाई किया गया, और इसके अलावा कुछ मजीद एट्रीब्यूट्स भी है एडवांस, उसकी तरफ नहीं जाते। ये मजीद ये सारी इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, मेटा डाटा। मेटा डाटा, ठीक है, इससे आपको एनालाइज करने में आसानी होती है। अब एक और छोटी सी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अब ये हम यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे हमने एक क्लिप ये देखा, इसमें अगर आप देखें ये वीडियो, ये क्या है, ये एक डाटा है ना। अच्छा मुझे बताइए स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड, शाबाश। इस वीडियो की ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये टाइटल है, कब अपलोड हुआ, व्यूज वगैरह क्या है, और यहाँ पे कुछ नॉर्मली वो ऐड कर दिए जाते हैं टाइटल वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन। ये वाली सारी इंफॉर्मेशन ये मेटा डाटा कहलाती है। ये हमारा डाटा है और इसके नीचे ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये क्या है, मेटा डाटा। ये आपको एनालिसिस करने में, सर्च करने में हेल्पफुल होती है। इसी तरह अगर फर्ज करें हम इसको, मैं मजीद एनालिसिस करना चाहता हूं, आपने देखा ये इसको मैंने सर्च किया, तो ये फिल्टर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे फिल्टर, ये क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस डाटा के अंदर फीड होती है, आपको शो नहीं हो रही। मैं अगर ये देखना चाहता हूं कि जी प्रीवियसली जो कल फॉर एग्जांपल मैं सोरा के बारे में, ओपन एआई का एक फंक्शन मॉडल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं पिछले 24 आवर्स में, कल लॉन्च किया उन्होंने और मैं सिर्फ वही वीडियो हासिल करना चाहता हूं जो पिछले 24 आवर्स में अपलोड हुई है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे टुडे इस पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ वो वाले वीडियोस मेरे पास आएंगी जो पिछले 24 आवर्स में अपलोड हुई। ये किस वजह से पॉसिबल होता है, मेटा डाटा की वजह से। तो डाटा सिर्फ नहीं बल्कि उसके साथ हमने कुछ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो भी हम मेंटेन कर रहे होते हैं ताकि सब्सिक्वेंटली रेलिवेंट डाटा को एक्सेस करने में आसानी हो। इसे कहते हैं मेटा डाटा। क्लियर जी? चलिए, और इसके बाद लास्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है डाटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। कहता है डाटा जो होता है ना उसकी लाइफ साइकिल में डिफरेंट फेजेस हैं। जैसे डाटा क्या फेजेस हैं, डाटा क्रिएट होगा, डाटा स्टोर किया जाएगा, डाटा किसी जगह यूज होगा, आर्काइव किया जाएगा। आर्काइव का मतलब आपने अलग से उसको सेव करके रख दिया अब, और फिर डिलीट किया जाएगा। जैसे आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया, क्या हुआ, वो डाटा क्रिएट हुआ। कॉलेज का एक पोर्टल है फॉर एग्जांपल स्टोरेज है, वहां पे जाके ये सारे फॉर्म्स सेव हो जाते हैं, वो क्या है, स्टोरेज। फिर उन फॉर्म को एक्सेस करके आपके अकाउंट क्रिएट किए गए, ये क्या है, डाटा यूज किया गया। जब सेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको फिर अलग करके रख लेते हैं। ये डाटा ओल्ड है लेकिन फिर भी स्टिल इंपॉर्टेंट है, ताकि हम देख सके नेक्स्ट टाइम में अगर कोई स्टूडेंट आके कहता है सर मैं रिपीटर हूं, मैंने पिछले दफा भी कोर्स लिया था, डिस्काउंट दीजिए, तो हम उस डाटा को एक्सेस कर सके। लेकिन जब 3-4 साल हो जाएंगे तो याद रखिए जो आर्काइव डाटा है इसको भी हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। ये एक लाइफ साइकिल होता है डाटा का, क्रिएट हुआ, स्टोर हुआ, यूज हुआ, आर्काइव हुआ, डिलीट। क्लियर जी? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको रीड कीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल चीजें नहीं थी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।